आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती का दिन है और यही वो दिन होता है जिस दिन हर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर नेता हो बाहर आकर कहते हैं कि हम सत्य की बात करेंगे और वही बात रखेंगे जो हमारे देश की, हमारे आम जनता की हक में होगी। बट क्या ऐसा किया जाता है? और उसी का नज़ारा जो है हमें पिछले दिनों दिखा, जिसमें कोविड के दौरान कितनी मिसमैनेजमेंट जम्मू में दिखी। उसके बाद अगर बात करें जीएमसी की या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, पूरी तरह से हमारा चरमराया हुआ नज़र आया। और आज के हालात ऐसे हैं कि हर दिन जीएमसी में किसी न किसी की मृत्यु होती है और कभी ना कभी ये खबर बाहर आती है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है या फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद नहीं था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली तो किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला। आज हम कोशिश करेंगे कि सत्य की बात की जाए और बेबाकी से बात की जाए कि किस तरह से कोविड मैनेजमेंट हमारे जम्मू में की जा रही है और किसकी गलती है कि जीएमसी आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। और उसे किसी भी चीज़ की गुहार हो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से आवाज़ लगाता है कि हमें वेंटिलेटर दे दीजिए, हमें बेड दे दीजिए। हमारे साथ बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। इनसे कई बार आवाज़ उठाते रहते हैं और आज क्योंकि मौका ही ऐसा है कि आज भी हम देख रहे हैं कोविड के दौरान जहां पर जीएमसी में इतनी मौतें हो रही हैं। बलविंदर जी से बातचीत करेंगे। बलविंदर जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बलविंदर जी, सबसे पहला सवाल, आज 2 अक्टूबर है और मैंने इसीलिए शुरुआत आज की कि गांधी जयंती का दिन, हमारे नेतागण हो या कोई भी हो, कल सतवारी वाला जो पुतला बना हुआ है उसे भी पूरा साफ किया गया। और हर दिन, हर बार जो है, हर साल नेतागण सामने आते हैं, कहते हैं कि सत्य की बात करनी है। आज जब हालात देख रहे हैं कोविड के दौरान, इतनी चरमराई हुई व्यवस्था, किस तरह से ये लोग इस सत्य की बात करने के लिए आगे आ सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं अभी बहुत हैरान होता हूँ इस चीज़ को देख के कि जब मैं ये स्टडी करता हूँ, जब मैंने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में 7 हेल्थ मिनिस्टर हमारे जम्मू डिवीज़न से रहे और जिनके 7 हेल्थ मिनिस्टर रहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और जिनका कोई मिनिस्टर नहीं रहा पिछले 10, 15, 18 सालों में, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। मैं एक सिंपल सा कंपैरिजन आपको देता हूँ। लेवल 1 के जो हॉस्पिटल बने कोविड के, जम्मू में एक ही लेवल 1 का हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज, जिसमें 33 बेड्स थे। अब उसको बढ़ाया गया, 33 बेड्स थे, 26 वेंटिलेटर थे। कश्मीर में आप सुन के हैरान होंगे, कश्मीर में 6 लेवल 1 के हॉस्पिटल हैं, 793 बेड्स हैं और 601 वहाँ वेंटिलेटर्स हैं। आप देखिए कंपैरिजन, जहाँ 7 मिनिस्टर हेल्थ के हैं वहाँ 33 बेड है, एक ही हॉस्पिटल है। जहाँ कोई भी मिनिस्टर नहीं है तो वहाँ पर आप सिनेरियो देखिए। तो मैं समझता हूँ जब ये मिनिस्टर बने, मैं समझता हूँ, हैरान होता हूँ, किसी ने भी क्या इनको उस वक्त किसी ने रोका? आज अगर सबसे जम्मू में डेथ्स हो रही हैं उसका रीज़न एक तो चलो बेशक ऑक्सीजन सामने आई, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगी, लेकिन जो मेन रीज़न है वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। पिछले 2 साल से हमने भी एक कोर्ट में पीएल करके रखी है। मेरे एक फाजल दोस्त हैं एडवोकेट शेख शकील साहब, मैंने आरटीआई में पूरा डाटा लिया था भाई जम्मू में डेफिशिएंसी कितनी है डॉक्टर्स की। 50% डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिक्स की 50% शॉर्टेज है। तो हमने कोर्ट में पीएल की तो शकील साहब ने बड़े अच्छे तरीके से रिगरसली कोर्ट में उसको फॉलो किया। तो हमारी एक पीएल के ऊपर 921 डॉक्टर आज से 1.5 साल पहले लगे, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हुई, एडवाइजर साहब से हमारी मुलाकात हुई। मैं समझा हमारे अगर पीआई लगाने से ये चीज़ें हो सकी तो जो मिनिस्टर रहे, कैबिनेट रहे या एमओएस रहे, वो क्या करते रहे? हैरानगी तो इस बात की होती है। आप मांग के मिनिस्ट्री लेते हो, भाई हमें हेल्थ चाहिए, कोई कहता हमें पीडब्ल्यूडी चाहिए, चलो आप मांगते हो, मज़ा ताबा आप अपनी ड्यूरिंग अपने टेन्योर का वाइट पेपर एक रिलीज कीजिए, पब्लिक को पता चले आप अगर 2 साल रहे, 2 साल में आपने क्या किया। जॉइंट एंड बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल कश्मीर में 1980 में खुला हुआ है, जम्मू में आज से 2 साल पहले उसका फाउंडेशन, मैं 40 साल लग गया आपको बोन एंड जॉइंट स्पेशल। मैं हैरान होता हूँ, बच्चों के अलग हॉस्पिटल हैं, बड़ों के अलग हॉस्पिटल हैं, न्यूरो के अलग हॉस्पिटल हैं। वहाँ पर जम्मू में किसने आपको रोक के रखा था? क्या जम्मू में विजन ही नहीं है? बहुत से मिनिस्टर तो यही काम करते हैं, सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्री को फ्लोरिश करते रहे। जब भी देखा हमने, पीछे भी जो डाटा मेरा निकल के आया, जम्मू में टोटल 900 डॉक्टर्स हैं, 1200 बार ट्रांसफर हुई। वहाँ हर डॉक्टर की एक 2 बार ट्रांसफर हुई। पहले तो ट्रांसफर में अपना खर्चा बनाया, जिसने ट्रांसफर में नहीं दिया उसकी मॉडिफिकेशन करके दोबारा लाकर उसको खर्चा किया, क्योंकि ये चीज़ तब लगती है अब जब हमको पता चला कोविड के दौरान भाई हमारा हेल्थ सिनेरियो किस कदर चरमराया हुआ। और दूसरा एक जो मेन रीज़न है यहाँ डेथ्स होने का, यहाँ पर ओवर बर्डन, जम्मू हमारा ओवर बर्डन हो गया। मैं हैरान होता हूँ, बीजेपी हर स्टेज पे हर क्रेडिट लेती है। 2 साल पहले इन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज जम्मू में दिए, ठीक है, मुबारक अगर मेडिकल कॉलेज। सिर्फ मेडिकल कॉलेज देने से ही नहीं फर्क पड़ता। आपने आज से 10-12 साल जो सुपर स्पेशलिटी हमारा बनाया, स्टाफ नहीं है, फैकल्टी नहीं है, वहाँ आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। गैस्ट्रिक का डिपार्टमेंट था, गैस्ट्रोलॉजी का, वहाँ आपने बंद कर दिया। डॉक्टर्स आपके पास नहीं है। नाम सुपर स्पेशलिटी रखने से क्या होगा? नाम एम्स रख दोगे, क्या करोगे? डॉक्टर साहब अच्छे नहीं लाओगे तो कौन काम कौन करेगा?
जो आपके फैकल्टी मेंबर हैं उनको दौड़ लगी रहती है उनको अपनी शाम को क्लिनिकों में जाने की, तो वो काम कहाँ करेंगे। देखिए मैं एक बात और कहता हूँ, मैं कुछ देर पहले प्रिंसिपल साहब को भी कहा, आज भी सुबह एक डेथ हुई है वहाँ पर एक ज्योति प्रकाश की, वो भी नेग्लिजेंट डेथ गिनी जाएगी। वो कहता है 4-5 घंटे किसी ने अटेंड नहीं किया, हर किसी को ये एक डाउटफुल रखते हैं भाई ये कोरोना है। फिर उसने ये भी एलिगेशन लगाया भाई हॉस्पिटल के अंदर से उन्होंने हमें ये कहा कि जो हमारी किट है रैपिड टेस्ट करने की वो ठीक नहीं रिजल्ट दे रही, आप मार्केट से लेके आओ। पर ये मुझे कन्फर्म है कि मार्केट में ये टेस्ट किट नहीं मिलती, सिर्फ वही मिलती है मेडिकल कॉलेज में या जो एग्रीगेटेड जो लैब्स हैं उन्हीं में मिलती है, बाहर नहीं मिलती। अब घर वालों ने एलिगेशन लाया, इसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू में बख्शीनगर के दुकानों के बाहर ये स्कैंडल बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर से ही डॉक्टरों को बोलते हैं ये चीज़ ले हम तेरी बिकाएंगे, तो हमारी कमीशन कितनी। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा स्कैम ना ये भी शुरू होने वाला हो, इसको यहीं पर दबा दिया जाए। इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए हॉस्पिटल प्रिंसिपल को भी, और जो डॉक्टर एडीएस मनास हैं या मेहता साहब जिनको कंट्रोल रूम में दिया, इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर घर वालों ने एलिगेशन लगाया है, मैं नहीं लगाता, घर वालों ने लगाया है, मीडिया में रिपोर्ट आई है, अगर लगाया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा, आपने वहां कोई सीनियर डॉक्टर आपका नहीं जाता, जीएमसी में इमरजेंसी में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं जाता। मैं समझता हूं इमरजेंसी में किसकी जरूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काबल डॉक्टर की। ओपीडी में अगर कोई पीजी भी जाके देख ले, मैं समझता हूँ चल सकता है, दवाई देनी है, प्रिस्क्रिप्शन देनी है, वहाँ किसी की लाइफ रिस्क में नहीं है उस वक्त। लेकिन इमरजेंसी में 90% उस वक्त उसकी लाइफ रिस्क में होती है, उस खास करके जो पहला जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं 1 घंटा, उस वक्त कोई भी सीनियर डॉक्टर वहाँ नहीं आता, कभी भी नहीं आया। हमारे साथ खुद बीती है मदर रही वहाँ, जिस डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाया गया वो डॉक्टर तीसरे दिन में आया। तो इमरजेंसी मीन इमरजेंसी, तो ये कौन समझाएगा प्रिंसिपल को, कौन समझाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को, कौन समझाएगा डुल्लू साहब को जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को, भाई इमरजेंसी में आप रोज, मैं तो यह डिमांड करूंगा, रोज 2-4 लोगों की ये केस रहता है, नेग्लिजेंट कंप्लेंट्स आती है, नेग्लिजेंट डेथ हुई है, कोई किसी ना किसी की इंक्वायरी होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म सेट होना चाहिए कि ये इंक्वायरी की जाए, भाई ये डेथ क्यों हुई, वो कितने बजे आया, कितने बजे उसको मेडिसिन चाहिए थी, कितने बजे उसको डायग्नोसिस उसका होना चाहिए था, और कौन लोग जिम्मेवार हैं। जब तक ये चीज़ नहीं करोगे उनके लिए रोज 10-12 लोग मरना मामूली बात है। और जी बट इंक्वायरी की बात जिस तरह से आपने की, मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, इंक्वायरी कई सारी और भी इंक्वायरी है हमारे जम्मू में पिछले कई दिनों में कोविड के दौरान ही बैठी, पर उसका कहीं भी नतीजा हमें देखने को मिल नहीं रहा है। मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि मैं उसका सामने चश्मदीद हूँ एक तरीके का, जो 2 मौतें वहाँ पर हुई सिदरा में, वहाँ वो पत्थरों पर वो बच्चे तड़पते रहे और उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद अभी तक पहले मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की गई, उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी की गई, अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट जो है हमारे सामने नहीं आया। इसी तरह से कठुआ में एक व्यक्ति जो है उसकी कोविड जो क्वारंटीन सेंटर था वहाँ पर डेथ हुई। कई सारी और मौतें लगातार हो जा रही हैं, इंक्वायरियाँ बैठ जाती हैं, पर उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं सामने आता। देखिए मैं समझता हूँ ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते ये मीडिया का भी फर्ज बनता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो कोशिश करती है अपनी हर चीज़ को छुपाने की, क्योंकि उसके अपने अफसर्स फंसते हैं, तो वो अपने अफसर्स को क्लीन चिट देने के लिए कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं। पहले वो जड्डू फैमिली के जो 2 बच्चे मारे गए, हमने भी डिमांड की, तो पहले उसी एडिशनल डीसी को इंक्वायरी दे दी गई जो उस वक्त उसके साथ था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी। तो जब लोगों ने थोड़ा ह्यूमन क्राई हुआ लोगों में, पब्लिक में, तो उन्होंने वो डिप काम साहब को दे दी। डिप काम साहब को भी 30 दिन का टाइम दिया था, गया था, आज मैं समझता हूँ 1.5 महीने से ऊपर हो गया। मीडिया को चाहिए कि डिप साहब का आपको पूछें कि जो इंक्वायरी आपको दी गई थी उस इंक्वायरी का क्या हुआ। जो इंक्वायरी होती है अब तक वो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आई। पब्लिक को पता होना चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए भाई कौन लोग जिम्मेवार हैं, किस वजह से ये हुई, ताकि दोबारा ऐसी बात ना हो। कभी भी इंक्वायरी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। मैं एक बात वही करूँगा, पुंछ में एक लड़की को, प्रेग्नेंट लेडी को पुंछ से जम्मू रेफर कर दिया गया, राजौरी में रात को रही, किसी गायनिकोलॉजिस्ट ने उसको नहीं देखा। वहाँ गायनिकोलॉजिस्ट है जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपया है, उस गायनिकोलॉजिस्ट ने इतना नहीं सोचा भाई इसको देखूं क्या ये बच्ची जम्मू पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती। दूसरे दिन शाम को 4 बजे उसको गाड़ी दी एम्बुलेंस, रास्ते में उसकी समरौली में ड्राइवर डिलीवरी करा रहा है। किस सिस्टम में हम रह रहे हैं। तो ये इंक्वायरियाँ जो होती हैं मैं समझता कुछ नहीं। कई बार लोग डेड बॉडीज लेके किसी चौराहों में बैठ गए, भाई हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इंक्वायरी। मैं लोगों को कहता हूँ मत किया करो, क्योंकि इंक्वायरी पहले तो घर वाले भी 2-4-5 दिन गर्म होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, 5-7 दिन के बाद रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। तो सरकार का यही काम होता है, उनको भी पता है, लोगों की एक मेमोरी की शॉर्ट मेमोरी होती है लोगों की भी, उनको पता है चौराहे में जाएंगे या एसएसपी साहब आ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी डीसी को टाइम होगा खुद आ जाएंगे, तो वहाँ वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन भी अनाउंस कर देते हैं और कुछ ना कुछ इंक्वायरी देखी, हम इंक्वायरी कर मिले ना मिले देखा, लेकिन इंक्वायरी अनाउंस कर देते हैं। तो लोगों में समझता हूँ एक
एक थोड़ा सा हो जाता भाई शायद आप इंक्वायरी हुई है तो ये किसी ना किसी को सज़ा दी जाएगी जो कसूरवार है। लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी, मेरे भी 60 साल एज होगी, हमने कभी नहीं देखा किसी को कसूरवार को कभी किसी की कन्विक्शन हुई। इसीलिए लोगों को डर ही नहीं रहा। उनको पता जो करेगा मेरा सीनियर करेगा इंक्वायरी। तो इंक्वायरी इसलिए नहीं की जाती कि कसूरवार कौन है, इंक्वायरी इसलिए की जाती है, मीटिंग इसलिए की जाती हैं भाई इसको बचाना क्या है, इसको सेफ पैसेज कैसे देना है। तो लोगों को ये गुमराह किया जाता है। 101% मैं एश्योरेंस से कहता हूँ लोगों को गुमराह किया जाता है। मैंने एक RTA भी लगा के GAD डिपार्टमेंट से डाटा लिया था भाई पिछले 20 सालों में कितनी इंक्वायरी हुई, कितनी इंक्वायरी ऑफ कमीशन बैठी, तो वो पब्लिक डोमेन में करी। कहते जी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं ला सकते। बस एक ही लाइन लिखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, हम इंक्वायरी पब्लिक डोमेन। तो फिर आप इंक्वायरी इनिशिएट क्यों करते हो? उन लोगों की कन्विक्शन तो करो, उनको सजा तो दो, उनको अकाउंटेबल तो बनाओ। कभी आप वो भी नहीं करते। तो मैं समझता इसी वजह से हमारी ये जो नेग्लिजेंट होती हैं, डॉक्टरों को भी पता है हमारे ऊपर, किसी भी डॉक्टर के ऊपर आज तक बताओ जिसकी कन्विक्शन हो, आप यूरोप में चल जाओ, बाहर चले जाओ, किसी को आप गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दो, अगर उसको छोटी सी रिएक्शन भी हो जाए आपको 50-50 लाख 1-1 करोड़ तक आपको कंपनसेशन देनी पड़ती है। वो डर के काम करते हैं। कहीं तो डॉक्टर छोड़ के गाड़ियाँ चलाने लग गए, कहीं डॉक्टर अपना प्रोफेशन छोड़ के पंप चलाने लग गए। उन्होंने कहा ये प्रोफेशन हमें बड़ा महंगा पड़ेगा। वहाँ पर वही डॉक्टर काम कर सकता है जो एफिशिएंट है, जो काबिल है, जो डायग्नोस कर सकता है और जो इलाज कर सकता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कोई रशिया से 3rd डिवीज़न में करके आता है, कोई बांग्लादेश से करके आता है, कोई नेपाल से करके आता है, बिना किसी ज़्यादा उसकी तहकीकात किए हुए उसको जम्मू मेडिकल कॉलेज में डाल दिया था। कश्मीर में मैं आज भी सलूट करता हूँ कश्मीर वालों को, मैं कश्मीर के नेताओं को सलूट करता हूँ कि बाकी जम्मू वालों को अगर कुछ किया नहीं किया, अपने लोगों को उसने बहुत किया। आज आपने कोई वीडियो मुझे बताइए पिछले 6 महीने में, एक भी वीडियो बताओ जहाँ कश्मीर से कोई आया हो जिसकी नेग्लिजेंट डेथ हुई। कोई वीडियो मुझे बताओ जो कश्मीर के क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आया हो, कोई कंप्लेंट लोगों ने की। अब हमारे कई लोग यहाँ से जम्मू से बीमार हुए, हमारे सिख फैमिलीज के बीच इमीडिएटली गाड़ी ली, उन्होंने श्रीनगर चला गए, वो सोरा चला गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट कराई, बिल्कुल ठीक होकर वापस आए। मैं कहता हूँ पहले वहाँ डेथ रेट कुछ बढ़ा, अब जो डेथ रेट आए से 1 महीना पहले वहाँ था 15-20 डेथ्स वहाँ होती थी, जम्मू में 5-6, आज 5 वहाँ, आज की डेट में भी वहाँ 6 हैं, यहाँ पर अभी 12-14 डेथ्स हैं। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। वहाँ का डेथ्स हो रही थी इस वजह से हो रही थी क्योंकि लोग SOPs को फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे थे, तो ओवरबर्डन हो गया था किसी न किसी वजह से। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को कंट्रोल किया। आज की डेट में वहाँ 4-5-6 डेथ्स रह गई हैं। जम्मू में क्या है ऐसा 20, अब अभी जम्मू में देखता हूँ काफ़ी 80% लोग 90% लोग SOPs का फॉलो करते हैं। तो डेथ्स क्यों हो रही हैं? यह सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से। और हर चीज़ को डॉक्टर जोड़ देते हैं, भाई कोविड था नहीं बचा। क्यों नहीं बचा भाई? आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहता हूँ इमरजेंसी में भी आप पूरी एक लिस्ट लिख के लगाइएगा, कंसल्टेंट्स के नाम लिख के लगाइए, उनके फ़ोन लिख के लगाइए, भाई तेरी ड्यूटी है, आज 3 कंसल्टेंट यहाँ होंगे। आज जैसे हमने भी डिमांड की थी भाई कैमरे, CCTV कैमरे, इमरजेंसी में भी CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि पता चले कोई सीनियर कंसल्टेंट आया है, कोई डॉक्टर नहीं आया। 2-2 लाख रुपया सैलरी लेते हो, बच्चों को पूछो, वो कहते हैं जी फैकल्टी पढ़ाने के लिए नहीं आते। सर हर फैकल्टी को पूछो, इनके लिए मैंडेटरी है रिसर्च वर्क करना। पूछो किसी ने रिसर्च वर्क पिछले 10 साल से पूछो किसी डॉक्टर ने रिसर्च किया। हाँ ये पूछो आपने प्राइवेट क्लिनिक में जाकर कितनी सर्जरी की, वो आपको डिटेल बता देंगे, हमने 50 की 100 की। लेकिन रिसर्च वर्क आप नहीं करते, क्लासेस आप नहीं अटेंड करते, हॉस्पिटल आप नहीं अटेंड करते, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको एक शोरूम बना के रखा हुआ है। यहाँ बैठते हो, आपका नाम चलता है, उसके लिए आपकी बार प्रैक्टिस चलती है। मैं फिर सरकार से डिमांड करता हूँ कि जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गई है, इमीडिएटली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में टोटल प्रैक्टिस पे बैन लगाया जाए, तभी ये डॉक्टर सुधरेंगे। और जो डॉक्टर ये थ्रेटनिंग करते हैं हम नौकरी छोड़ देंगे, इमीडिएटली उनको कहो छोड़ दो। 500 डॉक्टर हमारा अभी बैठा जो सीनियर अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, और ना ही किसी ने। एक बात और भी बताऊँ, कई बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर छोड़ के बाहर चले गए। पंजाब में मेरी उनसे बात होती है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से, कहता है सर ये जहाँ काम ही नहीं करने थे सीनियर डॉक्टर, कोई सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को काम, यहाँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के और कई डॉक्टर छोड़ के अमेरिकन ऑन्कोलॉजी बत्रा में चले गए। उन बच्चियों से मैंने पूछा क्यों छोड़ गए, कहते सर हमने कहा भाई इसकी अब सर्जरी डेट रखनी है, कहते खुद कर ले, जिम्मेदारी तेरी है, मैं नहीं साथ आऊँगा। ये सर्जरी नहीं करने देते, लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करने देते। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ये सोचते हैं कि हमारी जगह कोई और ना ले ले। तो ये इन खानदानी विरासत बना के रखी है इन लोगों की। जब तक इन लोगों को आप सीधा नहीं करोगे, इनकी प्रैक्टिस बैन नहीं करोगे। मेरी वैसे कोर्ट में PL चल रही है शेख शकील साहब की, भाई प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन हो। तो मैं कहता हूँ सरकार को खुद चाहिए, कोर्ट की वेट ना करे, इन हालात को देखते हुए जल्दी से जल्दी इनकी प्रैक्टिस पे बैन किया जाए और इनकी मैंडेटरी किया जाए। 2-2 विजिट ये नीचे इमरजेंसी में करेंगे और जाके
कोविड वार्डों में करेंगे, तभी ये डेथ्स रुक सकती हैं। बिल्कुल प्रविंदर जी, इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात की कि इनको सरकार को सामने आकर बात करनी चाहिए। आपने मीडिया का भी नाम लिया। हम लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी ऑफिस हो या डिवकॉम ऑफिस हो या प्रिंसिपल साहब जीएमसी का ऑफिस हो, लगातार हमने जाने की कोशिश की, पर उनकी तरफ से कोई भी बातचीत करने के लिए बाहर नहीं आता। बार बार ये कह दिया जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, इंक्वायरी बिठा दी है, आपको बाद में जवाब मिला जाएगा। ऐसा क्यों है? सरकार डर क्यों रही है? डिवकॉम साहब ने पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो चुके, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी जिसमें कि मीडिया को बुलाकर ये पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, फीडबैक क्या है सोसाइटी का। जिस तरह से हम डीसी श्रीनगर की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो लगातार वहाँ पर सिविल सोसाइटी से, मीडिया से रब्ता बनाया गया ताकि जो फीडबैक है ग्राउंड में वो पता चले। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं बनाई जा रही? देखिए, कश्मीर को मैं फिर सल्यूट करता हूँ। कश्मीर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ डीसी साहब बैठे हैं, ग्राउंड में आए, लोगों से फीडबैक लिया, हर डीसी निकल के बाहर आता है। यहाँ पर डीसी ऑफिस आज भी आप जाओ, डीसी ऑफिस बंद है, कोई लेटर देनी है आपने, डीसी ऑफिस बंद है, बाहर से पकड़ा दो, वो सीट दे देंगे, बाहर से आ जाएंगे। डिवकॉम ऑफिस बंद है। जब पब्लिक के साथ आपका टोटल ही कट हो जाएगा, पब्लिक से आप फीडबैक ही नहीं लोगे, तो ये कंडीशन हाल तो आने वाला है। हेल्थ में भी यही हुआ था। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है, फ़ोन उठाना बंद करके थे, कोई भी शख्स फ़ोन नहीं उठाता था, अभी भी नहीं उठाते। अब जब इतना थोड़ा हालात हुआ, उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा। अब मैं एक अफसर का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, एडवाइज़र साहब का। जम्मू गांधीनगर 6 महीने से बंद थी ओपीडी। हमें दुख होता था, लोग फ़ोन करते थे, भाई नॉन कोविड पेशेंट का क्या कसूर है? आप नॉन कोविड पेशेंट्स को इग्नोर कर रहे हो। कोविड पेशेंट ठीक है, प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन नॉन कोविड पेशेंट्स की भी बड़ी प्रॉब्लम है। सर, मैंने मीडिया में दिया भाई, यहाँ पर ना इसकी जो ओपीडी है जहाँ बंद की जो की हुई है, गंग्याल में हमारे पास राजीव गांधी हॉस्पिटल है, फुल फ्लैज हॉस्पिटल है, वहाँ अल्ट्रासाउंड है, वहाँ ईसीजी है, वहाँ एक्सरे है, तो ये शिफ्ट की जाए। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैं फ़ख्र से कहूँगा, भटनागर साहब जो एडवाइज़र साहब हैं, जब ये सुबह प्रिंट मीडिया में आया, मैंने 9:30 बजे सुबह उनसे फ़ोन पे बात की, तो बड़े पेशेंस से उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने कहा, ये मैं ये चाहता हूँ। कहता है, आप होना क्या चाहिए? मैं कहा, सर इसके लिए मैं आपको अल्टरनेट देता हूँ। कहते बोलिए। मैंने कहा, जी 2-3 किलोमीटर राजीव गांधी एक्सेसिबल है लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट जहाँ वहाँ फैसिलिटी है, लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ये इसको शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने मुझे कहा, भाई कहते आपकी इस बात में दम है, डेफिनेटली वी विल कंसिडर इट। उसके बाद मैंने डुल्लू साहब को फ़ोन किया, तो डुल्लू साहब ने, मैं अगर 2.5 महीने के बाद, पहले शायद उनको ये झटका लगा था क्योंकि लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई थी, उसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। उनको भी यही बात की। मैंने कहा, जी एडवाइज़र साहब की मेरी बात हुई है, आप भी प्लीज़ थोड़ा देखिए। कहने लगे, बड़ा अच्छा आइडिया आपका। तो शाम का मुझे एडवाइज़र साहब कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एडवाइज़र स्टेटस लेवल पे बहुत ऊपर हैं। यहाँ डीसी बात नहीं करता आपसे, एडिशनल डीसी बात नहीं करता। एडवाइज़र साहब का मैं पब्लिकली ये कहना चाहूँगा, आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे जैसे एक चीज़ को, मेरे जैसे एक सोशल एक्टिविस्ट को शाम को 7:30 बजे फ़ोन करके जब कॉल आई तो मैं हैरान हुआ। भटनागर साहब की कॉल आई, भाई बलविंदर जी आपने सुबह में एक ओपीडी के लिए कहा था गांधीनगर वाली का। मैं कहा, जी सर। कहते वो हमने आपकी बात कंसिडर कर ली है, हमने आर्डर निकाल लिया है, तो मंडे से वो ओपीडी शुरू हो रही है। अच्छा लगा। अगर ऐसे ही अगर भटनागर साहब इस लेवल पे बैठ के लोगों से फीडबैक लेके, लोगों से, पब्लिक से अच्छा फीडबैक आ सकता है, क्योंकि लोग ही सरकार की आंख और कान होते हैं। अगर भटनागर साहब मेरे से पूछ के अगर ये चीज़ें कर सकते हैं, तो हमारे डीसी को क्या, हमारे डिप्टी साहब काउंसिल को क्या प्रॉब्लम है, हमारे बाकी अफसर्स को क्या प्रॉब्लम। लोगों के साथ जब तक रब्ता नहीं रखोगे, लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुनोगे, तो आपको फीडबैक नहीं आएगा, आप किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकोगे। वही कारण है, जिस तरह से हमने जीएमसी की बात की कि अगर डॉक्टर्स पर कोई नेग्लिजेंस का आरोप लगता है या फिर बाकी सब आरोप लगते हैं, अब क्लैरिफिकेशन दो बाहर आकर। स्पोक्समैन आपके किसी ना कोई होना चाहिए ताकि जीएमसी की बात सामने रखी जाए कि क्या गलती हुई, प्रॉपर चिट्ठा जो है वो बाहर आए। बट सारी चीज़ें जो है मीडिया, अगर जैसे आपने कहा कि मीडिया जो है बात करता है, बट मीडिया तभी बात करता है क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं बार बार, वो आप सामने आकर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, किसी तरह की बाइट लोगों के सामने नहीं दे रहे, तो इसी की वजह से मीडिया को भी मौका मिला। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कई चीज़ें अब मीडिया में ऐसी आई जो मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मीडिया डेलिबरेटली नहीं, मैं समझता हूँ इट्स बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। अब कई मीडिया ने बड़ा ज़ोर शोर से ये बात रोज़ कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स की वेंटिलेटर के बिना डेथ होगी। सर एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, क्योंकि हर शख्स की नेगेटिविटी फैलाना ही काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार को पॉजिटिवली आप उसको क्रिटिसाइज करो, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जहाँ जहाँ आपको कमजोरियाँ लगती हैं वो चीज़ हाईलाइट करो, लेकिन अननेसेसरी सरकार को वो भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा काम भी करना चाहिए। कैसी भी कोविड पेशेंट्स को मैं ये क्लियर कर लूँ, जो मैंने पढ़ा, भाई 6-7 महीने से कोविड पे काम कर रहा हूँ, दिल्ली डॉक्टरों से बात की, चंद एम्स में के डॉक्टर वाकफ हैं, श्रीनगर सोरा में बात की, डॉक्टर उनकी जो रिसर्च वर्क और बाहर से जो रिसर्च वर्क आई, 1-2-2.5%, इससे ज़्यादा परसेंट किसी को भी कोविड पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँ, लोगों को ये शौक होता है भाई वेंटिलेटर लग जाए। वेंटिलेटर लगाना भी एक अपने आप में बड़ी दुखदाई चीज़ है।
वेंटिलेटर जब लगता है इसके और बड़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं। ये आगे ही लंग्स, इसके साथ लंग्स पंचर हुए होते हैं, लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होती है। और जब एक पाइप एक उसके चेस्ट के अंदर डालते हो तो वहाँ पर भी बहुत कम लोग हैं जो वेंटिलेटर पर जो डाले गए हों और वहाँ से बाहर आए हों। कोविड पेशेंट को अगर सिर्फ अगर चाहिए तो चाहिए उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन उसके बाद एक पाइप आई है वो इनको चाहिए। वेंटिलेटर कोविड पेशेंट्स को वेंटिलेटर की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जय मैं फिर आपके माध्यम से पब्लिक को क्लियर कर दूं, 1-1.5 या 2% पब्लिक को। तो जम्मू में गांधीनगर में लगा आज तक 6 महीने में कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं गया। तो वहाँ भी आप अगर जीएमसी से पूछेंगे 2-4-5 पेशेंट ही गए, उनमें से बदकिस्मती से बहुत कम लोग जो वहाँ से वापस आए। तो सिर्फ ऑक्सीजन की चाहिए थी, तभी ऑक्सीजन का लोड बढ़ गया था। ऑक्सीजन किसी ना किसी टाइम शॉर्टेज होगी, और मैं समझता सरकार ने रियलाइज़ किया। अब ये उधमपुर से, बड़ी ब्रह्मणा से या सांबे से वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी कमी थी। टाइमली इन्होंने प्रोजेक्शन नहीं की, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया, तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो नहीं लग पाया, जिस वजह से लोगों की डेथ हुई। एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। सर आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं 21वीं सदी में। आज भी हमको हॉस्पिटल में हम देखते हैं, आप जाके देखोगे इमरजेंसी में एक एम्बू पैक दिया जाता है। सर ये एम्बू पैक बहुत पुराना हो गया। एम्बू पैक जब देते हो, हमने आज नेट में हर चीज़ सर्च करके स्टडी कर सकते हो। जो हमने ये स्टडी की, एम्बू पैक चलाने के लिए भी हर शख्स का नहीं है, उसमें भी थोड़ा ऐसे एक्सपर्टाइज चाहिए, थोड़ा ट्रेंड स्टाफ चाहिए। और जो एम्बू पैक हमने भी देखा 4-4-5 बेड पे आप आज भी जाइए, एम्बू पैक दिया गया है। एम्बू पैक का मकसद होता है जितने उसकी लंग की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी इनटेक होती है, इतनी ही उसकी कैपेसिटी होती है उस एम्बू पैक की। और उसका डॉक्टरों का कोई इसको ये नहीं बताता भाई तेरे हाथ में जो बैग दे के दे रहे हैं, सिर्फ उसको ये कहते हैं इसको दबाते जाओ, बस उसको पर इसको बता के जाओ भाई जितनी ये ऑक्सीजन है पूरी प्रेस करनी है, और उसकी चेस्ट की तरफ देखना है, उसकी चेस्ट रेज होगी, चेस्ट उठेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, चेस्ट उठेगी। तो अगर चेस्ट नहीं उठेगी इट मीन वो कहीं से लीक है, चेस्ट उठनी चाहिए, तभी उसको ऑक्सीजन का फायदा, उस एम्बू पैक का, वरना को फायदा नहीं है। तो जब छोड़ेगा चेस्ट बैठेगी, फिर दोबारा करेगा, 1 मिनट में 15 या 16 बार जो होता है वो करना पड़ता है, उसको कोई पता नहीं। हमने देखा है बेचारे अनपढ़ लोग पहाड़ों से उधर से आए होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो बैठे रहते हैं, कई बार बात करने लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं, फिर जब याद आता है थोड़ा सा दबा देते हैं, और टाइम नहीं उनको बताया जाता भाई 1 मिनट में 16 बार देना है। कई बार उनकी आंख लग जाती है, वो एम्बू बैग उसके हाथ में पड़ा। यार किस दौर में आप जी रहे हो? एक तरफ आप कहते हो हमारे पास सरप्लस पड़े हैं वेंटिलेटर, और मैं कहता हूँ वेंटिलेटर आज इन्होंने सांबा भेज दिए, आज इन्होंने नवांशहर भेज दिए, जहाँ पर वो कभी चलेंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर वेंटिलेटर भेजे गए, मैं ये भी आपको कहूँ पब्लिक को बताऊँ, वेंटिलेटर सरप्लस आए, वेंटिलेटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेजे गए। सर वेंटिलेटर चलाने के लिए 24/7 पावर बैकअप चाहिए, उसके लिए आपको ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए, और 2-3 ट्रेंड स्टाफ चाहिए, और वहाँ पर एनेस्थीसिया का होना, एनेस्थीसिक डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वेंटिलेटर लेता। आपने बिश्ना भेज दिया, 10 से 4 खुलती है PIC, जिसको ये एक बार वेंटिलेटर चढ़ता है उसका फिर टाइम नहीं देखा जाता, उसको 2 दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो जब PIC आपकी 4 बजे बंद होती है या 5 बजे बंद होती है, उसके बाद क्या करोगे? तो आप अननेसेसरी इन्होंने वहाँ पर भेज दिया, जहाँ इसका कभी इस्तेमाल नहीं होगा, वो वहीं पर सड़ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें, एक तो एम्बू बैग की मैं प्रिंसिपल साहब से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूँगा, इमीडिएटली एम्बू बैग को चेंज कीजिए, उसकी आपके पास पड़े हैं वेंटिलेटर, जल्द से जल्दी वहाँ वेंटिलेटर इंस्टॉल कीजिए, और CCTV कैमरे इमरजेंसी में भी लगाइए, और रोस्टर वहाँ पर लगा दीजिए भाई कौन सा कंसल्टेंट सीनियर डॉक्टर आज किसकी ड्यूटी है। यहाँ 24 घंटे आपका इमरजेंसी में एक सीनियर डॉक्टर होना चाहिए। सिर्फ PG के सहारे आप लोगों को मत छोड़ दो, लोगों की डेथ हो रही है, जिस घर का बच्चा जाता है, जिस घर का कोई शख्स जाता है, उसको पूछिए दर्द क्या होता है किसी के जाने, इनके हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर कब्रिस्तान में, शमशान घाट में लोगों को फर्क नहीं ना पड़ता, और जो जलाने वाले हैं उनको पता रोज 5-7 अब जलाते हैं, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता। ऐसा ही डॉक्टर इतने पक्के हो गए हैं, इनके लिए अपने क्लिनिक चलाना ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ना कि लोगों की डेड बॉडी। इनको लोगों की डेड बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है जी जो आया उसने मरना, ठीक है मर गया। इनको ये नहीं पता किसी शख्स को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं। फ़ॉरेन चले जाओ, लोगों के वहाँ पर एक ह्यूमन वैल्यू है, लोगों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। कई शख्स हमारे जान पहचान कहते हैं जी अगर हमें कहीं किसी जगह हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, पार्क में बैठे थे, फ़ोन किया, हेलीकॉप्टर आ गया, उस पार्क में हेलीकॉप्टर आ गया, तो हमको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, उसको बचा के घर लाया। वहाँ से मैं कर रहा हूँ जानवर को भी बचाने की कोशिश की जाती है, यहाँ तो इंसान की कदर नहीं रही। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें कही, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़रूर बात करेंगे कि डॉक्टर्स जो हैं उनके सारे भी हॉस्पिटल नहीं चलता, बाकी जो स्टाफ है, स्टाफ नर्स हैं या फिर NOs हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है।
कुछ दिन पहले देख रहे हैं स्टाफ नर्स की अपॉइंटमेंट ज़रूर की गई, बट जब उनकी सैलरीज देखते हैं तो 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार तक सैलरी है, और उसमें भी शॉर्ट टर्म बेसिस पर उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। वहीं SRO 384 के अंडर जो बच्चे लगे हुए हैं जो 5 साल 6 साल अपने देंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है? 6 साल वो पहले यहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद कहाँ वो नौकरी ढूंढने जाएंगे? फिक्स सैलरी, कोई अलाउंस नहीं, कोई किसी तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता। 6 साल उनको, आपको लगता है कि एक रिलेशन वो बना पाएंगे GMC के साथ और बाद में वो अच्छे से काम कर पाएंगे? देखो कैसे मैं समझता हूँ, कैसे किसी अगर एक तरफ आप डॉक्टर 1.5 लाख 2 लाख सैलरी लेते हो, हमारे पॉलिटिशियन जब जीत के आते हो 10 दिन भी असेंबली में बैठ जाओ ताज जिंदगी आपकी पेंशन लग जाती है, वो क्यों? आपने अपने लिए क्यों नहीं सोचा? उन बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे पढ़ लिख के तैयार होते हैं, अपनी ट्रेनिंग करके आते हैं, 2-2 साल लगा के आते हैं, कि उन्होंने 3-3 साल 4-4 साल का डिप्लोमा किया है, तो उनको आज 6,000 में करते हो। मैं समझता हूँ मिनिमम वेजेस एक्ट में भी जाओ तो किसी का गुजारा क्या होता है? आपने एक लेबर क्लास के बराबर एक नर्सिस की ड्यूटी लगा ली, जाओ बाहर जाए ताकि देखो नर्सिस की क्या क्या इज्जत है, उसकी क्या अहमियत है। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यूटी बनी थी, लोगों ने समझा कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज बहुत अच्छे पैकेज आएंगे, ये पैकेज आपके सामने आ रहे हैं। जो J&K बैंक की लिस्ट निकली थी, गवर्नर साहब ने भी कहा, LG साहब उन्होंने कहा भाई ये सत्यपाल मलिक जी ने कहा, उसके बावजूद उन्होंने इन लड़कों को निकाल दिया। 60,000 हमारा डेली वेजर आज भी सड़कों पर है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कहीं तो मैं रिटायर होने वाले हैं, जो डेली वेजर रिटायर होने वाले हैं, जिसकी एज इतनी होगी रिटायरमेंट के लिए, उसको भी आप 6-6 हज़ार में आज तक दे रहे हो। कहाँ की इंसानियत? आपके क्या आपकी ज़मीर मर चुकी है आप लोगों की? उनके बारे में आपको नहीं सोचोगे। स्टाफ अगर नहीं है, डॉक्टर अकेला क्या करेगा? सच आपने कहा, अगर कोई फौजी जंग लड़ता तो उसके पीछे उसको हथियार चाहिए, उसके लिए एम्यूनिशन चाहिए, उसके लिए जेट चाहिए, उसके लिए तोपें चाहिए। आप उनको कुछ ना दो, खाली हाथों से जगह वो क्या करेंगे? गुलेल से किसी का मुकाबला करेंगे? स्टाफ को ऑक्सीजन है, डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं, स्टाफ नहीं है और पैरामेडिक्स नहीं है, नर्सिस नहीं है, किसका कसूर है? आपका कसूर है, आप टाइमली नहीं। और अगर नर्सिस भी हैं, मैं एक चीज़ और भी जरूर करना चाहूँगा जी, नर्सिस भी हैं लेकिन क्वालिटी की नहीं है। जितना हमारे मिनिस्टरों के होते, जितना एक स्कैम जम्मू में नर्सिस हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट खोलने का किया, ट्रेनिंग सेंटर्स का, इससे बड़ा स्कैम भी कोई नहीं है। जितनी नर्सिस ने वहाँ से ट्रेनिंग की, मैं सबका नहीं कहता, कम से कम 60-70% नर्सिस ने, और जो ट्रेनिंग की मेडिकल सिस्टम ने ट्रेनिंग की, फिर थ्योरी पढ़ी, किसी ने भी प्रैक्टिकल नहीं किया, पैसा दे के उन्होंने वहाँ से डिप्लोमे ले लिए। हमारे कई प्रिंसिपल से बात हुई, वो कहता है इसको IV लगाना नहीं आता, ब्लीडिंग होगी, लोग हमें गालियाँ निकालते हैं, हम क्या करें? अब इसके बाद डिप्लोमा है लेकिन काम नहीं आता। यह भी होना चाहिए। अगर आप नर्सिस अपॉइंट करने लगे हो, उसका खाली डिप्लोमे मत देखो, डिप्लोमे नहीं दे, इसकी उसका प्रैक्टिकल लो। उसका पहला भाई प्रैक्टिकल क्या उसको आता है या नहीं आता? IV नहीं लगा सकते, डिप नहीं लगा सकते, आप किसको ब्लड नहीं चढ़ा सकते, किस किस्म का डिप्लोमा है? पैसे दे के डिप्लोमे लिए हैं, पैसे दे के हमारे स्टेट में इंजीनियर बने हैं, पैसे दे के हमारे यहाँ पर डिग्रियाँ लेके आए हैं डॉक्टर, फेक डिग्रियाँ, फिटिशियस डिग्रियाँ, फिटिशियस डिप्लोमे लेके आए हैं। फिजिकल थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली उनका देखो, तो फिर उनको अपॉइंटमेंट करो। ये जो नेग्लिजेंट डेथ हो रही है, ये डॉक्टरों की काबिलियत भी कुछ इतनी है कि वो जज ही नहीं कर पाते, वो डायग्नोज ही नहीं कर पाते प्रॉब्लम क्या हुई है। तो इनका कसूर नहीं है, हमारी रिक्रूटिंग एजेंसी का कसूर है, जो इनकी कैपेबिलिटीज नहीं जज कर पाती। नलायक डॉक्टर भी यहाँ अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी वजह से डेथ्स होती हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली कहीं अच्छे तरीके से बैठ के लो, डॉक्टरों का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, जज का, तो ये गलत होता है। डॉक्टरों के बेटे जब डॉक्टर बनते हैं, पेपर बिकते हैं, कुछ पेपर बिकते हैं, तो जब डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर, सारे ही नहीं भी कहता, मैं एलिगेशन ये भी नहीं कहता सब डॉक्टरों के नहीं, बड़े अच्छे इंटेलिजेंट डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ नेग्लिजेंट डेथ होती है, उस डॉक्टर की अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होनी चाहिए इसकी कितनी काबिलियत है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जान बहुत कीमती है। आपको अगर डॉक्टर हेल्थ बीमार हुई थी, जान की परवाह थी, आप चले गए नारायणा में। हमारे सुप्रीडेंट साहब बीमार हुए, जान कीमती है, आप चले गए नारायणा में। मुझे अफसोस नहीं है आप क्यों गए, जान कीमती है। जिंदगी में बाकी चीज़ें बन जाती हैं, और कोई चीज़ नुकसान हो बन जाती है, जान किसी के घर से अगर कोई घर का जी चला जाता, उसकी वापसी कभी भी नहीं है, चाहे करोड़ों रुपये आप दे के कंपनसेशन दे दो, उसकी वापसी नहीं होती। तो जान जैसे अगर आपको कीमती है, ये सोचिए हर शख्स की, आम शख्स की जान इतनी कीमती है जितनी जान आपकी कीमती है। जिस दिन आप ये रियलाइज करोगे, ये आंख बंद करके सोचोगे भाई उसका बच्चा गया, यार इस बच्चे के सिर पे घर था, तो किस वजह से गया, क्यों गया, ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करोगे, सिर्फ अपनी जान की वैल्यू लगाओगे, लोगों की नहीं लगाओगे, ये मौतें होती रहेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, और उम्मीद रखते हैं कि जो हालात हैं वो धीरे धीरे कर सुधरेंगे, क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरह से हमने हालात देखे वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे थे कि जो कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई नेग्लिजेंस की वजह से, और लगातार ऐसी घटनाएँ जो सामने आ रही हैं वो आने वाले समय में ना हो, इसीलिए हम कोशिश करें कि लगातार आवाज़ उठाई जाए। और उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो सात मिनिस्टर जो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू डिवीज़न से रहे, उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक और चीज़ हम ज़रूर बातचीत करेंगे कि पेरीफेरी जो हमारा सिस्टम है, जम्मू में GMC तो है, बट इसके आसपास के जो इलाके हैं, बाकी जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं जिसकी वजह से GMC पर इतना लोड है। बुलंद जी,
हम देखते हैं किसी व्यक्ति को पुंछ में पेट में भी दर्द होती है, या फिर उसकी टांग टूटती है, या उसको लेडी प्रेग्नेंट होती है, या कठुआ में, बिलावर में, डोडा में, किश्तवाड़ में, तो उसे जल्द से जल्द रेफ़र किया जाता है जीएमसी जम्मू, जिसकी वजह से आज हालात देख रहे हैं कि इतनी दूर से उसे लाने में पहले प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ एमरजेंसी एम्बुलेंसेज नहीं मिलती, और यहाँ आकर जो हालात हैं, बेड्स नहीं मिलते, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते। देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से भी, भटनागर साहब से भी, डोलू साहब से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा। कश्मीर में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ कोविड की डिलीवरी करवाता है। कश्मीर में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स को भी एडमिट करता है। जम्मू में ऐसा क्या है, जम्मू में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड पेशेंट को नहीं ले रहे थे। आप पीछे कुछ दिनों पहले जब हमने मीडिया में इस चीज़ को मैंने बड़ा हाईलाइट किया, भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन कीजिए। अब कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं कह सकता, जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने कठुआ और जोरी और डोडा, अब इन्होंने 30 20 10 20 बेड रखे हैं। लेकिन एक चीज़ फिर कहूँगा, अभी भी ये लोगों को जम्मू रेफ़र करते हैं। खास करके मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ का कहूँगा, पुंछ से जम्मू रेफ़र की थी, रास्ते में डिलीवरी हो गई। रामबाण से एक को जम्मू रेफ़र किया, डोडा नहीं किया, डोडा नज़दीक पड़ता है। अभी भी एक लेडी को पुंछ से रजौरी नहीं किया, उसको जम्मू कर दिया, वो नज़दीक पड़ दिया, 88 किलोमीटर है। तो वो रास्ते में उसको प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग हुई, वो बेचारी का वीडियो मेरे पास पड़ा है। आप कठुआ में 12 हमारे पास कठुआ में गायनिकोलॉजिस्ट बैठी हैं, क्या 2-2 2.5 लाख रुपए सैलरी लेने वाली, क्या आप कोविड पेशेंट्स की डिलीवरी नहीं करवा सकते? पीपी किट आपको मिली है, एसओपी फॉलो कीजिए ना, एसओपी फॉलो कीजिए तो ट्रीटमेंट कीजिए। आप वहाँ से जम्मू क्यों रेफर करते हो? डोडा से हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डोडा से वो जम्मू केस रेफर करते हो। भैया आप कॉलेज हो, आप कॉलेज बने हुए हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चलो ओपीडी ओटी आपके पास नहीं है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ तो कम से कम कोविड पेशेंट को लो। तो ये मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ मुझे फ़ोन कीजिए। मैं एडवाइज़र साहब को कहना चाहूँगा, इन लोगों को सख्त हिदायत दी जाए, भाई आपके वहाँ से कोई भी बच्ची वहाँ से रेफर होकर जम्मू नहीं आनी चाहिए। आप कोविड पेशेंट की डिलीवरी वहीं करवाओगे, वरना उसको अकाउंटेबल बनाओ, सख्ती करो इन लोगों पे। क्यों आप 12 आप गायनिकोलॉजिस्ट बैठे हो छुप के, वहाँ जम्मू नहीं आते, वहाँ बैठे हो भाई कोविड से भाग के जाओ। उन लोगों की सैलरी देखिए और उनका काम देखिए, कोई टच करके राजी कोई नहीं। आज इस महामारी में अगर आप साथ नहीं दोगे, जिनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? आपको फर्ज बनता आपका भाई वहाँ पर उसको डिलीवरी करना। तो ये एक सबमिशन करूँगा सरकार के आगे, इस चीज़ पे भी गौर फरमाए, पेरीफेरी को स्ट्रेंथन करें। अगर वो डॉक्टर वहाँ काम नहीं करना चाहते, उनको जम्मू में ले आइए, उनको मेडिकल कॉलेज में ले आइए, उनको गांधीनगर में रखिए, जहाँ पर लोड ज़्यादा है उन डॉक्टर्स को डेपुटेशन में जम्मू ले आइए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पेरीफेरी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, वहाँ एक्सेस स्टाफ को जम्मू ले आइए। बिल्कुल, काफ़ी ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द दे। इसी उम्मीद के साथ हम बलविंदर जी से बात करने आज आए थे और इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली है, और उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी अब रियलाइज़ होगा कि किन किन चीज़ों पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उन मिनिस्टर से सवाल पूछने चाहिए, उन लोगों से सवाल पूछने चाहिए जिनको हमने वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव अपने बनाया, और आज तक वो हमारे लिए क्या कर पाए वो आपके सामने है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।